Dear students, today we will discuss a very and the most important topic, which is Le-Chatelier's principle. What is Le-Chatelier principle? According to this principle, if we change any of the factor which determine equilibrium, whether it is concentration, temperature, pressure, volume, catalyst or any other property which determine the equilibrium, if we change any of these property, any of the side from reactant side or product side, then this equilibrium automatically shift in such a way either towards forward direction or towards backward direction to reduce that change, to contract that change, to undo that change. पहले सिंपली मैं समझाता हूं. सपोज इस साइड जो कंसंट्रेशन है वो है रिएक्टेंट की 20 यूनिट और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी मान लिया है 20 यूनिट. तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है तो इक्विलिब्रियम होगा. बट अगर मैं इस साइड कंसंट्रेशन 10 यूनिट इंक्रीज कर देता हूं तो 30 और 20 यूनिट के कारण इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा. बट ऑटोमेटिकली इस साइड से 5 यूनिट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट वाली साइड शिफ्ट हो जाएगी और यहां पर भी 5 यूनिट रह जाएगी. मतलब 10 माइनस 5 5 यहां रहेगी. अब कितनी आ गई 25. ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन so that again equilibrium maintained. This is Le-Chatelier's principle. Let us take the definition of Le-Chatelier's principle. If a system is in equilibrium and subjected to a change, मतलब equilibrium में हम change कर रहे हैं in any of the factor that determine equilibrium condition, कोई भी factor जो equilibrium को describe कर रहा है, then equilibrium will shift in the direction so as to reduce or to contract the effect of change, so as to undo the जो हमने इफेक्ट किया है उसको undo करना, खत्म करना, फिर से इक्विलिब्रियम बन जाए. उसको करने के लिए ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम या फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज Le-Chatelier's principle. Now first is the effect of change of concentration. If we change the concentration of reactant or product side, then how equilibrium shift. ये मैंने आपको आसानी से यहां समझाया भी है. अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. क्या पढ़ा हमने? इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड साइड चले जाएगा. फॉरवर्ड साइड जाकर फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. ठीक है. अगर हम इन डिक्रीज कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं. मान लीजिए यहां पर है 20 और यहां पर भी है 20 पर मैं -10 कर देता हूं तो यहां पर कितनी रह जाएगी 10. तो अब फिर से ये 5 यूनिट भेजेगा, फिर 15 हो जाएगी, फिर से फॉरवर्ड साइड गया. मतलब दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा. और अगर हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. और अगर हम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर रहे हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हमने पढ़ा था तो फॉरवर्ड. बट अगर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ये बैकवर्ड जाएगा. इन दोनों कंडीशन में ये बैकवर्ड जा रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना है. बाकी सारी थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है यहां पर. ठीक है. एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां ये ग्राफिकली आपको समझाया है. देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन हाइड्रोजन
आयोडीन एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। एंड ये तो देखो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तब जाके 50-50% कंसंट्रेशन हो जाएगी दोनों की और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन और प्रोडक्ट की साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये देखो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो रही है बट प्रोडक्ट HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और फिर कांस्टेंट होगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। बट अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थोड़ी इंक्रीज कर दें, यहां हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो फिर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन फिर से डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये फिर से डिक्रीज हुई आफ्टर टाइम T1। टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम कुछ टाइम लगता है और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू डू undo the change. Next example to discuss the effect of concentration is carriage of oxygen by hemoglobin in blood. हमें पता है कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमारे जो लंग्स हैं वहां जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज वेरी लेस इन लंग्स। तो वहां पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड आएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कम है तो बैकवर्ड आएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोवाइड ऑक्सीजन, अगर हम बाहर से सांस ना ले पाए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन दे देगी, ठीक है। सो दैट सम ऑक्सी हीमोग्लोबिन चेंज इनटू हीमोग्लोबिन टू गिव ऑक्सीजन। एंड व्हेन द ब्लड रिटर्न्स टू द लंग्स, लंग्स में फिर से ब्लड आता है, देन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज हाई, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। एंड द इक्विलिब्रियम फेवर इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ब्लड लंग्स में आता है तो हम सांस लेकर उसको ऑक्सीजन देते हैं, बाहर से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, तो फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल देखें, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड इन द टिश्यूज में, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर हाई है। हाई होने के कारण ऑटोमेटिकली वो कहां आएगी, बाहर की साइड। इन द लंग्स वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, इट इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एंड वेरी इजी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज टूथ डीके। हमें पता है अगर हम स्वीट सब्सटेंस ज्यादा खा रहे हैं तो टूथ डीके होता है, दांत खराब होते हैं। क्यों? बिकॉज टीथ्स के ऊपर एक इनेमल होता है, टूथ इनेमल जिसको बोलते हैं, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज अ टूथ इनेमल प्रेजेंट ऑन द टीथ। लेयर है, बड़ी पतली लेयर है हमारे टीथ के ऊपर, ठीक है। ये रेगुलरली इक्विलिब्रियम में रहती है विद कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब अगर हम शुगर खा रहे हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, शुगर खा रहे हैं, तो शुगर जो है वो फर्मेंटेशन के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, H पॉजिटिव एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस OH नेगेटिव के साथ, और OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर, H2O, जिससे OH की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, यहां से कम हो जाएगी। जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट फिर से OH देगा ताकि बराबर इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो इसके कारण जैसे जैसे और हम एसिड खा रहे हैं, शुगर सब्सटेंस का खा रहे हैं, तो OH कंसंट्रेशन जो है कम होती जा रही है और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट उसको और OH दे रहा है, और OH दे रहा है, और धीरे धीरे ये क्या होगा, यहां से OH जो है वो कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। ये मिनरल जो है ये डीमिनरलाइज हो गया, खत्म हो गया फ्रॉम द टीथ, जिसके कारण ठंडा या गर्म लगता है हमारे टीथ के ऊपर, क्योंकि उसकी फिर से रीमिनरलाइजेशन नहीं हो रही, फिर से ये आपस में रिएक्ट करके ये फॉर्म नहीं कर रहे टूथ इनेमल, क्योंकि ये तो शुगर के कारण हम खराब कर रहे हैं। तो जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ दिस प्रोडक्ट कॉज
the equilibrium to shift towards right and which cause tooth decay. Next is effect of change of temperature. Students, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक. देखो, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड जाता है, जिस साइड रिएक्शन एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसको हीट की जरूरत होती है, विच रिक्वायर्ड हीट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज फ्रॉम विच हीट रिलीज्ड, और उसको कौन फेवर कर रहा है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर. इट मीन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो डिक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कम होता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनता. और एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनता है. फॉर एग्जांपल, हम अमोनिया की प्रिपरेशन देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहां से रिलीज हो रही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो अगर हम प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करता है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडो. और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो एंडोथर्मिक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. एक और एग्जाम्पल से यहां पर हम समझते हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर बी लिख देते हैं, और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, सी लिख देते हैं. अब इस रिएक्शन को देखें तो इसमें हीट रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो एक्सो है और बैकवर्ड एंडो होगा. अब अगर इस रिएक्शन को हम आइस कोल्ड सोल्यूशन में रखते हैं, ठंडे जगह रखते हैं, आइस क्यूब्स में रखा है, तो क्या होगा, जो हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होता है, एक्सोथर्मिक, जिस साइड हीट निकल रही है. तो उस टाइम क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. तो यहां पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होगा, विच मीन सोल्यूशन कलरलेस होगा इस टेस्ट ट्यूब में. बट अगर इसी चीज को हम किस में रखते हैं, वाटर एट हाई टेम्परेचर, हॉट वाटर में रख देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक चला जाएगा, बैकवर्ड एंडोथर्मिक. तो उस टाइम कलर क्या आ जाएगा, ब्राउन. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने का कमाल देखो.